वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 3, जो हमारा यहाँ पे एवरेज एंड एज चल रहा है। लेक्चर नंबर 3 है, 2 हम करवा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और उस वीडियो को देखने के बाद इस लेक्चर पे आइएगा। ओके, और आई होप कि आप लोगों को ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और YouTube पे आप लोगों को ऐसा समझाने कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग जितने भी फाउंडेशन बैच चलाते हैं, पढ़ाते हैं, उन लोगों का अलग मेथड रहता है। वो लोग क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो बच्चों के माइंड में पूरा इधर उधर होने लगता है, उनको नहीं समझ में आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल ईजी तरीके से समझाएंगे, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा यहाँ पे चल रहा है एवरेज, रेशियो एंड प्रमोशन पढ़ा दिए हैं, प्रपोर्शन और अनुपात समानुपात हो गया आप लोगों का। औसत अभी चल रहा है, और जितना भी सिलेबस है हम पूरा आप लोगों को एक एक चीज़ बता चुके हैं कब कैसे करना है। ठीक, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आता है, दोनों पूछता है। अगर पर्टिकुलर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कराने के लिए तैयार हैं। और एडवांस भी मैथ आप लोग यहाँ पे सिलेबस अपना देखकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके क्लास की टाइमिंग क्या है, कब होती है, वो सारा कुछ वहाँ बताया गया है। PDF आप डाउनलोड करके देख लीजिए। और रीजनिंग के A to Z कॉन्सेप्ट वाला जो है सिलेबस का पूरा दिया हुआ है, और मैथ का भी पूरा दिया हुआ है वहाँ पे। तो आप लोगों को ये पता है कि 3 डेज़ आप लोगों का मैथ चलता है और 3 डेज़ आप लोगों का रीजनिंग चलता है। ठीक, तो हम ये सारा कुछ बता चुके हैं, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। एवरेज ऑन एज हमारा चल रहा है। इसका हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछा गया है। हम यहाँ पे स्लाइड यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोगों का टाइमिंग का बचत हो। ठीक, और हम पहले से ये सारा कुछ लिख कर लाते ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, बस समझाना हो और आप लोग समझने में फोकस करिए, फालतू इधर उधर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र 25 वर्ष है, तो यदि कप्तान की उम्र को भी औसत में शामिल किया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की उम्र ज्ञात करें। तो नॉर्मल हमें इसका उम्र ज्ञात करना है। हम इसमें 2 मेथड आप लोगों को बताएंगे। फर्स्ट मेथड आप लोगों का ये है, देखिए इसमें नॉर्मली आप लोगों को लिख लेना है इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 12 खिलाड़ी और 25 इसका उम्र है, औसत उम्र। ठीक, तो यहाँ 12 खिलाड़ी हो गए हैं, इसका औसत उम्र कितना है, 25 है। ठीक, एवरेज उसका 25 है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, कप्तान की उम्र का औसत शामिल किया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो मतलब ये 12 है तो ये 13 हो जाएगा। ठीक, फिर इसका एवरेज ये 25 है तो ये 26 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इतना हो गया। इतना लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ में जितना भी दिया हुआ है इसको हम इनटू करेंगे, गुणा करेंगे इन दोनों का, और गुणा करने में इनको माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं 13 गुणे 26, फिर माइनस में 12 गुणे 25। ठीक, फिर इन दोनों को जब हम इनटू करेंगे तो 338 आएगा इन दोनों को करने पे, और यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। नॉर्मली माइनस करने पे हमारा कितना आ जाएगा, उम्र 38 साल। तो 38 ईयर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। फिर बता देती हूँ कैसे करना है। देखिए नॉर्मली आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यदि 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र 25 वर्ष है। ठीक, यहाँ हमारा 12 खिलाड़ी दिया हुआ है, उनका उम्र हमारा कितना है, 25 वर्ष। ठीक, फिर इसमें बता देता है कि उसकी उम्र जो औसत 25 है और 12 है, उन खिलाड़ियों का ही उम्र औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो मतलब जब यहाँ वृद्धि होगी 13, यहाँ पर जब उसका उम्र बढ़ रहा है तो यहाँ भी तो उम्र बढ़ेगा। ठीक, यहाँ एक खिलाड़ी बढ़ रहा है
और यहाँ उसका उम्र भी बढ़ रहा है तो 26 हो जाएगा। ठीक, तो ये 25 और 26 और इन दोनों को नॉर्मली इंटू कर देना है, फिर माइनस कर देना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर निकल आएगा 38 वर्ष। अब अगला मेथड देख लेते हैं, यही है। देखिए अब जैसे कि यहाँ पे 12 खिलाड़ी दिया हुआ है 25 वर्ष। ठीक, एक उम्र बढ़ जाता है तो इसे आप लोग क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बता देते हो कैसे करना है सेकंड मेथड में। देखिए नॉर्मल आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे 12। ठीक, ये 25 हो गया, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। फिर यहाँ पे 13 है, फिर यहाँ पे 26 है। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है 13 12 13 12 13 हो रहा है, माइनस तो नहीं हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। 13 फिर 14 फिर 15 ऐसे हो जाएगा, तो हमारी वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक, और यहाँ भी देख रहे हैं आप, यहाँ भी वृद्धि हो रही है, मतलब 25 से 26 26 से 27 ऐसे करके, तो यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे। ठीक, अगर वृद्धि हो रही है इसके एज में तो हम प्लस लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। अब देखेंगे इसमें और इसमें कितना अंतर है। इसमें 12 और 13 में कितना अंतर है, एक का, तो एक यहाँ नॉर्मल लिख देंगे। 25 और 26 में कितना अंतर है, एक का, तो एक लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो एक है ऊपर में 25 से गुणा करेंगे, फिर 13 है इसके जस्ट नीचे वाले इंटू से गुणा करेंगे। ठीक, जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इससे 25 वाले से करना है, और जो नीचे वाला है इससे भी जो हमारा इंटू किए हैं उससे करना है। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ आया फिर से बता रही हूँ। देखिए नॉर्मली आप लोगों को एवरेज ले लेना है, 12 और 25 हो गया। फिर इसको हम एक बढ़ा के लिखे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 1%, तो फिर यहाँ 13 और 26 हो गया। ठीक, अब हमें देखना है कि कितना वर्ष इसमें वृद्धि हो रही, तो 12 से 13 हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है। फिर 25 से 26 तो यहाँ प्लस हो जाएगा। दूसरा हो गया स्टेप। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अभी देखना है कि यहाँ पे कितना इसके में अंतर है। तो इसमें अगर एक में एक अंतर है तो एक लिखे हैं यहाँ पे, अगर 2 अंतर रहेगा, 3 अंतर, 4 5, तो यहाँ उतने ही लिखेंगे। ठीक, और यहाँ भी देखेंगे कितना अंतर हो रहा है, एक का है तो हम यहाँ पे 1 लिखे हैं। ठीक, 4 5 होता तो 4 5 लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम इंटू करेंगे, ये नीचे वाला जो हम लिखे हैं ये ऊपर में जाएगा, फिर ये वाला जो हमारा 13 है ये नीचे वाले में आएगा। नॉर्मली इंटू करना है। अब देखिए, अब 1 से हम 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 13 से हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 13 आएगा। ठीक, अब यहाँ जो प्लस है ये बहुत मायने रखता है, यहाँ जो प्लस इसके अकॉर्डिंग लिए हैं। ठीक, ये भी इसके अकॉर्डिंग लिए हैं कि ये वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लस है क्योंकि ये बढ़ रहा था, प्लस प्लस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 38 ईयर आ जाएगा। ठीक, 38 साल। आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, और हाँ ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही इंटू करें। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे होना चाहिए बस। देखिए इसमें आपको लोगों को बताया गया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप 12 को 1 में कर सकते हैं, 13 को 26 में, 1 को 26 में कर सकते हैं। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो भी आप मेथड यूज़ करना चाहते हैं, 3 मेथड हम यहाँ बता दिए, से 2 सेम ही हैं और एक आप लोगों को बता दिए। तो ये आप लोग फॉलो करिए, इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है, तो हम नॉर्मल इजी वाला मेथड्स यूज़ करेंगे। देखिए 15 छात्रों की आयु 14 वर्ष है। ठीक, एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो पूरी कक्षा में औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मल क्या करना है, 15 हो गया और 14 हो गया। ठीक, फिर अब क्या करना है, 15 14 हो गया, अब इसको बोल रहे हैं 1 साल बढ़ जाता है, 16 हो गए, 1 बढ़ गया, फिर ये जो 15 है यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक, 15 साल ये हो गया। अब क्या करना है, नॉर्मली अब देख रहे हैं इसमें वृद्धि हो रहा है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस लगाएंगे। फिर इसमें देख रहे हैं कितना इसमें अंतर है, 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, तो अब क्या करेंगे, ये 1 1 लिखने के बाद अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का हम 14 में कर देंगे और 16 को हम 1 में कर देंगे, मतलब यहाँ पे 16 16 एकम 16 ही होगा, 14 एकम 14। ठीक,
तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 14 और 16 30, 30 साल आ जाएगा। ठीक, इसमें 30 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो यहाँ पे सी फॉर कैट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 30। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें बेसिक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए बताते हैं। यहाँ पे 13 परिणामों की औसत, 13 परिणामों का औसत 42 है और प्रथम 7 परिणामों का औसत 44 है तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 43 हो तो 7वां परिणाम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फंसाए हैं आप लोगों को यहाँ पे। देखिए नॉर्मली इसमें कुछ यूज़ नहीं, बहुत इजी है, आप लोग लगा लेंगे इसको मेथड। ठीक, पहला हमारा यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है, कैसे करना है। 13 परिणाम 42 दिया हुआ है, 13 एवरेज इसका 42 है। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर 7 परिणामों का औसत 44 है, 7 परिणामों का औसत हमारा 44 दिया हुआ है। फिर 43 परिणामों का औसत हमारा 7वां है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 7वां एवरेज 43 है। ठीक, अब यहाँ पे हम ये चीज़ हो गया, यहीं पे ये चीज़ भी है, जिसको हम ये अंतिम और पहले लिख दिए। ठीक, 7 हो गया 44, अंतिम हमारा 43 औसत। यहाँ पे दिया हुआ है अंतिम 7 परिणामों का औसत, तो 7वां परिणाम ज्ञात करना है इसमें। अंतिम का 7 43 है। ठीक, 7वां परिणाम इसको ज्ञात करना है। 7वां परिणाम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली 7 लिखेंगे। ठीक, 7 जो निकालना रहेगा उसको हम उसका परिणाम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, इन सभी को हम प्लस इंटू कर देंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, 7 है गुणा में 44, इसको कर लेंगे। फिर 7 में 43, इसको प्लस यहाँ पे लगाएंगे, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों, क्योंकि ये ओवरलैपिंग का यहाँ पे सवाल है। आप लोगों को ये बताते हैं आगे कैसे ये ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोग इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक, अगर ये आप लोगों का प्लस होने के बाद इस संख्या से ज़्यादा आ रहा है तो हमारे ये ओवरलैप हो रहा है। मतलब 7 प्लस किए, ठीक, पहली और अंतिम संख्या को प्लस करने पे हमारा ये 14 आ रहा है। ठीक, और ये 13 है, तो ये इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। जहाँ ओवरलैप होगा वहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा माइनस लग गया, 13 गुणे 42 हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मली 44 7 को इंटू करेंगे तो 308 आएगा, 43 और 7 को इंटू करेंगे तो 301 आएगा। फिर माइनस में फिर इन दोनों को इंटू करेंगे 13 और 42 को तो 546 आएगा। तो ये सब सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आंसर 63 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है इसमें। आइए एक बार बता देते हैं कि ओवरलैप वाला आप लोगों को कैसे करना है सॉल्व। ये भी बहुत ईजी है, आप लोग दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें। मिसिंग और ओवरलैप इसमें 2 होते हैं। ठीक, ओवरलैपिंग वाला जो है ज्यों का त्यों रहेगा, ये भी ज्यों का त्यों ही रहेगा। मतलब प्लस हो रहा है तो प्लस ही लगाएंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस ही करेंगे, जैसे उसका वो दिया रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतना तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये कहाँ से आ गया ये चीज़, तो इसको बता रहे हैं। देखिए ये वाला मेथड आप यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों का लग जाएगा। ये बहुत इजी मेथड है और बहुत जल्दी सॉल्व करने वाला मेथड है। तो देखिए हमें नॉर्मली कौन सा पार्ट निकालना है, 7वां परिणाम ज्ञात करना है। ठीक, 7वां परिणाम ज्ञात करने के लिए यहाँ पे नॉर्मली 7 लिखेंगे। ठीक, जो परिणाम ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप लोगों का पहले देख लेना है कि वो ओवरलैप हो रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम 7 या 7 प्लस है 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, 44 है 43 है। अब इन दोनों को हम देखेंगे कि इसमें कितना अंतर है। 42 और 44 में 2 का अंतर है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक, फिर अब हमें किससे निकालना है, तो यहाँ 7 है तो गुणे में हम 7 लगा देंगे। ठीक, बराबर में इसको 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। फिर अब हम इसको देखेंगे कितना इसमें अंतर है, 44 और ये 43 है। ठीक, 44 और 43 एक का अंतर है। फिर गुणे में यहाँ पे 7, ठीक, 7 यहाँ पे कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 ये हो गया। अब यहाँ पे जो ऊपर में दिया हुआ है 42,
अब इसको हम हमारा क्या क्या आएगा 42 प्लस 14 प्लस 7। अब इन सभी को हम प्लस करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के यहाँ पे 63 आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ आया फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आप लोगों को 13 42 एवरेज दिया हुआ है, 13 से औसत ये 7, फिर 7 से पहला परिणाम दिया हुआ है 44 तक, फिर 44 से फिर अंतिम परिणाम आप लोगों का 7 से 43 दिया हुआ है, 7 से 43 हो गया अंतिम। ठीक, फिर अब इसमें हम देखेंगे कितना इसमें अंतर है। जितना अंतर है उसको हम लिख लेंगे और आगे से जितना है उसको हम संख्या को उसके बाद में लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद में लिखने के बाद जो भी हमारा आएगा वो हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे ऊपर में जो संख्या रहेगा उसको भी लिखना है फर्स्ट टाइम, और पूरे को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो हमारा संख्या आएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम ऐसा ही है ये भी। 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम 10 परिणामों का औसत 63 है तथा अंतिम 8 परिणामों का औसत 55 है तो 10वां परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसमें 10वां परिणाम ज्ञात करना है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं पहले क्या करना है 17 परिणाम जो दिया हुआ है उसका कितना है 60 हो गया। ठीक, 17। फिर अब क्या दिया हुआ है 10वां परिणाम जो हमारा 63, 10वां परिणाम जो है हमारा 63 हो गया। ठीक, अब क्या है 8वां परिणाम हमारा क्या है 55, तो 8वां हमारा क्या है 55, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम नॉर्मली नोट डाउन कर लिए अंतिम और प्रथम हो गया। ठीक, अंतिम हमारा परिणाम 8 से 55 है और प्रथम हमारा कितना है 10 से 63 है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हाँ आपको क्या बताए हैं कितना इसमें अंतर है। नॉर्मली हम यहाँ पे 60 जो है 60 को लिख लेंगे, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखें कितना इसमें अंतर है, तो यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है 63 से 60 से 63 आया, तो मतलब कितना है 3 का अंतर है, तो यहाँ 3 × 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक, 63 से 55 आ गया है, तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे 5 का माइनस है। ठीक, तो यहाँ पे 5 का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5 है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक, अगर यहाँ माइनस जहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आप लोग इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे 17 है और इसको हम प्लस किए तो हमारा 18 आ गया। तो यहाँ ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप पे आप लोग क्या बताए थे माइनस होगा, तो यहाँ ओवरलैप में हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक, इसको ध्यान में देना है आप लोगों को। 10वां परिणाम निकालना है 60 हो गया। अभी 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग का सवाल है, ओवरलैप हो रहा है। फिर माइनस 8 5 40, 8 5 40, तो यहाँ 40 हो जाएगा। फिर 50 इसका आंसर आ जाएगा। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, आप लोग इसको लगा लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए हो जाएगा काम आप लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे यहाँ पे देखिए, एक कक्षा के 23 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है, तो अध्यापक की आयु को शामिल कर लेते हैं तो औसत का 2 वर्ष वृद्धि होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सेम वैसा ही है, आप लोग एक बार ट्राई करिए लगाने का। देखिए यहाँ बताते हैं, नॉर्मली आप लोगों को क्या दिया हुआ है 23 विद्यार्थी, 23 है, 23 से कितना दिया हुआ है 14 वर्ष, 14 हो गया। ठीक, अब क्या दिया हुआ है इन दोनों का जो आयु है 2 वर्ष वृद्धि होती है, मतलब 23 से यहाँ पे आप लोगों का वर्ष अध्यापक की शामिलित कर लेने पे 2 वर्ष की वृद्धि होती है। तो मतलब यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 है तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। यहाँ 14 है, 15 16 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ जो विद्यार्थी है उसकी औसत आयु 14 है। ठीक, तो अध्यापक की आयु को शामिल कर लेने पे औसत की 2 वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ जो वृद्धि हो रही है बस एक को हम शामिल कर रहे हैं तो 24 हो गया। अब इसमें वृद्धि जो हो रही है इनके एज में हो रही है। ठीक, तो एज में वृद्धि हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 और 16। ठीक, 2 साल का वृद्धि हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो है, अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे प्लस है क्योंकि ये बढ़ोतरी हो रहा है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और यहाँ भी बढ़ोतरी हो रहा है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक, हो गया एज में ये लोगों का इंक्रीजिंग हो रही है इसका एज, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। यहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। ये दोनों हो गया। अब इसमें क्या करना है, नॉर्मली हमें इंटू करना है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कितना इससे बड़ा है 1,
और ये कितना है, 2 वर्ष का वृद्धि हुआ है तो 2, ठीक। तो अब इसमें हम इंटू करेंगे, 14 में 1 का गुणा किए तो 14 आया, फिर प्लस 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 48 आएगा, ठीक। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 62 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर 62 आ जाएगा, डी। बहुत ईजी है, एक बार फिर बता देते हैं आप लोगों को, कुछ नहीं करना है नॉर्मली। देखिए 23 दिया हुआ है, 2 साल का वृद्धि होता है यहाँ पे, 23 का एवरेज 14 साल दिया हुआ है, ठीक। फिर इसमें 24, फिर यहाँ पे 2 साल का वृद्धि हो रहा है तो 16 हो जाएगा। अब इसमें कितना है, 2 साल का वृद्धि है, इसमें देख रहे हैं 1 है, ठीक। तो 1 को हम 14 से लेंगे और 24 को हम 2 से इंटू करेंगे, तो हमारा 14 से 14 में इंटू किए तो 14 आया, फिर 14 से 1 में किए तो 14 आया, फिर 24 को हम 2 से करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 62 आ जाएगा, ठीक। करेक्ट आंसर हमारा 62 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, नॉर्मली इजी तरीका है ये। इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं करना है, इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का इजी है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई चीज़ लगातार आए, ठीक, 5 लगातार विषम संख्याओं और 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 9 अंतर है, ठीक। तो कुल 5 लगातार विषम संख्याओं का योग, 5 सम संख्याओं का योग में अंतर बताइए। तो नॉर्मल कुछ नहीं करना है, जितना यहाँ पे 5 जो रिपीट हो रहा है उसको लिख लेंगे और यहाँ पे जितना पूछा हुआ है उसको लिख लेंगे। 5 और 9, ठीक, कितना हो जाएगा 45, 5 9 45, ठीक। 5 9 जा 45, तो 45 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे इसको भी करना है, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो बस आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। इसकी अगला वाला जो क्वेश्चन लाएंगे अगले वाले वीडियो में रहेगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पे। फिर भी हम एक बार बता देते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा वीडियो फ्यू डेज़ पे आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बहुत दिनों के बाद आया है वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा मेंसुरेशन 2D एंड 3D है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो और समझ में आए आप लोगों को। आज के इस वीडियो में हम लेक्चर में समझेंगे कि उसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक जानेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि A to Z सीरीज़ में हमारा मैथ रीजनिंग का टाइम टेबल क्या है। तो मंडे से लेके वेडनेसडे तक रीजनिंग का क्लास चलता है, ठीक। और थर्सडे से लेकर सैटरडे तक हमारा मैथमेटिक्स का क्लास चलता है। तो हमारा उधर बीच वीडियो नहीं आ रहा था, डिले हो रहा था, तो इसीलिए हम सैटरडे का आज हम डाल रहे हैं संडे को क्लास। संडे का हमारा मैथमेटिक्स का क्लास आज से हमारा स्टार्ट है। कौन सा चैप्टर, मेंसुरेशन चैप्टर, ठीक। तो आइए देखते हैं। हम पहली बात आप लोगों को बता दी हैं कि MTS और जितने भी 10th लेवल के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स हैं, आप लोग उसको ज़रूर टच ऑफ करिएगा। और जितने भी एग्ज़ाम हैं आप लोगों को क्वालिफाई हो जाएगा। जितना भी हम यहाँ पे चैप्टर करा रहे हैं वो आप लोगों के लिए एकदम बेसिक से लेके 10th लेवल से तक है, ठीक। 12th लेवल के भी आप लोग इसमें कवर कर लेंगे। अगर ग्रेजुएशन एडवांस लेवल का आएगा तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा, लेकिन वो भी हम इसमें कवर कर ले जा रहे हैं लास्ट वाले वीडियो में, ठीक। तो जितने भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट है पहले उसको बिल्डअप करने पे लगिए और बाकी तो आप लोग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके चलिए। हम यहाँ पे SSC MTS को लेकर चल रहे हैं। CGL हो गया, CHSL आप लोगों का इसमें हो सकता है, क्योंकि ये भी 10-12 के लेवल का आता है एग्ज़ाम में, ठीक। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D एंड 3D, ठीक। तो यहाँ पे क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, क्षेत्रमिति, ठीक। यहाँ पे देखिए मेंसुरेशन 2D को पहले समझ लेते हैं। 2D क्या होता है,
2D में आप लोगों का होता है लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक, लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक, लेंथ और ब्रेथ होता है। और इसमें पैरामीटर परिमाप और एरिया क्षेत्रफल होते हैं, ठीक। जैसे कि हम समझ लें त्रिभुज है हमारा, यहाँ हम पहले से PDF पे ये अपना लिख कर लाते हैं, PDF बना कर लाते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग इसको माइंड मत करिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक हम एंगल ले लिए ट्रायंगल। ट्रायंगल में यहाँ पे देखेंगे, अच्छा जितने भी सब हमारा एंगल होता है सभी एंगलों का आपका अलग अलग मान रहेगा। तो हम पहला एंगल यहाँ पे ट्रायंगल लिए हैं, ठीक। ट्रायंगल ABC ये हमारा मान हो गया। अब जो B के सामने वाली भुजा है ये हमारा स्मॉल b हो जाएगा, ठीक। A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, C के सामने वाली स्मॉल c, ठीक। ये हमारा हो गया, यहाँ लिख दिए हम। परिमाप पैरामीटर में क्या करेंगे, A + B + C, ठीक। परिमाप निकालने के लिए, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए A + B + C का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक। और अगर अर्ध परिमाप पूछ दिया सेमी पैरामीटर तो हम क्या करेंगे, S बराबर A + B + C / 2। ये हमारा क्या है, अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर, ठीक। सेमी पैरामीटर का ये मान है। अगर हमारा पूछ दिया हेरोन्स फॉर्मूला, तो हेरोन्स फॉर्मूला का क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे लगाएंगे त्रिकोणमिति, मतलब सॉरी त्रिकोणमिति एंगल, यहाँ पे ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ठीक। यहाँ ट्रायंगल का क्षेत्रफल अंडर में S, फिर S - A ब्रैकेट क्लोज, S - B फिर ब्रैकेट क्लोज, S - C, ये हमारा हो गया, ठीक। ऐसे ही हम इन तीनों को कर लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आप लोगों को कोई शॉर्ट ट्रिक लगने का कोई चांस नहीं है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को फॉर्मूला ज़रूर याद करना होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना बहुत ज़्यादा, मतलब याद करना बहुत ज़रूरी है। और इसका क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फंसता है। ये हर एक एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं मेंसुरेशन से। तो आप लोग इसको लाइटली नहीं लेना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक। तो हमारा चौथा क्या है, चौथा हमारा ये हमारा एंगल हो गया, ठीक, ट्रायंगल। इसका हाइट निकालने के लिए, और एरिया यहाँ पे देखिए, एरिया का फॉर्मूला हाफ, यहाँ पे सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाफ इंटू 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। एरिया का डिफाइन करने के लिए दे दिया ABC एंड हाइट ये करके, तो हमें निकालने के लिए क्या होगा, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू h, ठीक, हाइट। और अगर यहाँ पे थीटा का मान निकालने के लिए, यहाँ पे एरिया का थीटा का, तो इसका मान क्या होगा, हाफ AB sin थीटा, ठीक, इसका फॉर्मूला है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है और एकदम अच्छे से करते चले जाना है, ठीक। अब छठा क्या है, छठा में हमारा अगर वृत्त है, वृत्त के जो बाह्य कोण और अंतःकोण जो होता है उसको निकालने के लिए, देखिए अंतःवृत्त त्रिज्या और बाह्य वृत्त त्रिज्या, तो ये हमारा क्या होगा, इसमें देखिए जहाँ पहले इसका नॉर्मल फॉर्मूला देखिए, R बराबर त्रिभुज अपॉन में S, ठीक। ये हो गया सेमी पैरामीटर, ठीक। S का मतलब ये R बराबर, R का मतलब क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये R बराबर है। और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, ठीक, बाकी जो ये सब है। और अर्ध परिमाप मतलब S, सेमी पैरामीटर। अर्ध परिमाप मतलब इसका जो आधा परिमाप है उसको ज्ञात करना है, ठीक। और ये हमारा फॉर्मूला है, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब मान लीजिए अंदर का दिया था, अब इसको हम बाहर कर देंगे वृत्त को, तब क्या होगा, अगर वृत्त को बाहर किए तो R बराबर ABC
मतलब a इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे ट्राइंगल, ठीक। जहाँ क्या होगा r बराबर परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक। ए बी सी बराबर त्रिभुज की भुजा, यहाँ पे हमारा त्रिभुज बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है r बराबर ए बी सी अपॉन में 4 त्रिभुज, ठीक। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। जितना भी फॉर्मूला है उसको हम हाईलाइट किए हुए हैं और उसको एक बॉक्स में लिखे हुए हैं, तो आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिएगा अपनी कॉपी में। तो आज हमारा बस इतना ही रहने देते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे इससे बेस्ड क्वेश्चंस, और इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट में करने का तरीका आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। लेकिन इसमें शॉर्ट तरीका तो है नहीं, हमें तो लग नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों को कुछ तो थोड़ा मेहनत करना होगा। बाकी जो हम पहले वाला वीडियो जो लाए थे उसमें आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं करना था, सब ट्रिक बेस्ड था, आप लोगों को उसमें थोड़ा सा माइंड लगाना था और बाकी सब हो जा रहा था क्वेश्चन। तो वैसे ये भी है, हम इसमें जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह लगाना होगा। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद कर लेना है। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को जितना भी हम बताए हैं आज फॉर्मूला, तो आप लोगों को देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इसका फॉर्मूला। और हम कल आएंगे, इसका चैप्टर कराएंगे अच्छे से। बाकी जो नहीं समझ में आए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और पिछले वाला वीडियो देख कर आइएगा क्योंकि समझ में आएगा थोड़ा। और यह हमारा पहला वीडियो था और आज से हमारा नेटवर्क थोड़ा ठीक हुआ है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा पसंद आएगा। और हम इसमें कोशिश किए हुए हैं कि सारा का सारा इसमें कवर कर लें, त्रिभुज का जितने भी फॉर्मूला हो सकता है, त्रिभुज का जितना भी था हम इसमें डिस्कस कर लिए और हम सारा कुछ बता दिए आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा इसका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट रहेगा। चैप्टर तो फ़िलहाल यही मेंसुरेशन चलेगा 2D एंड 3D, जब तक आप लोगों का अच्छे से कवर ना हो जाए तब तक ये वीडियो चलेगा, ठीक। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।